नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच अब नेपाल की सियासत में काठमांडू के मेयर और लोकप्रिय रैपर बालिन शाह ने अगले साल 5 मार्च 2026 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया है। इसी बीच दुनिया के प्रतिबंध, अमेरिका की धमकियां और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सबसे बेपरवाह नॉर्थ कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है। किम जोंग उन की सेना ने समुद्र में लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और देखिए, देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। जिन पहाड़ियों को 100 मीटर से कम ऊंचाई का बताकर अरावली से बाहर माना जा रहा था, उस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आखिर में नए साल को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा, सैन्य अभ्यास किया शुरू। जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की। तीनों सेनाएं भी अलर्ट पर। मैक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरी, वहीं ट्रेन का इंजन पलटा। हादसे में 13 लोगों की हुई मौत, 98 लोग हुए घायल। घाना के एक युवक ने खुद को पैगंबर बताया। 25 दिसंबर से प्रलय शुरू होने का दावा किया था। अब बोला, ईश्वर ने हमें और वक्त दिया। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अपने ही आदेश पर रोक। 21 जनवरी तक खनन भी नहीं होगा। राजस्थान सहित 4 राज्यों से जवाब मांगा। उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगी रोक। सीजेआई बोले, जज से भी गलती हो सकती है। भारत में आर्थिक अपराधी घोषित ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी। लिखा, मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूं। कहा था, मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े। और अब खबरें विस्तार से। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में रहने वाले नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कहा कि वहां करीब 2 करोड़ अल्पसंख्यक नागरिक रहते हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। ओवैसी ने कहा कि यूनुस को आगे आकर साफ संदेश देना चाहिए कि देश में किसी भी समुदाय के साथ हिंसा, भेदभाव या अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवैसी ने याद दिलाया कि बांग्लादेश का गठन सेकुलर बंगला राष्ट्रवाद के विचार पर हुआ था। बांग्लादेश का संविधान भी साफ तौर पर धर्म की आजादी, कानून के सामने समानता और सेकुलरिज्म की बात करता है। उन्होंने कहा कि संविधान के इन मूल सिद्धांतों के बावजूद अगर अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो ये बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दीपू चंद्र दास की हत्या करके शव को जला दिया गया और अमृत मुंडाल की भी जान ले ली गई। ओवैसी ने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि इंसानियत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। एआईएमआईएम इन घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि ऐसी हिंसक घटनाएं सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भारत में भी हाल के दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक मजदूर जुएल शेख को उड़ीसा के संबलपुर में बांग्लादेशी समझकर पीट कर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक आदिवासी एमबीए छात्र एंजेल चकमा को उसकी पहचान और चेहरे के आधार पर निशाना बनाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बिहार के नालंदा जिले में अतर हुसैन के साथ बेहद क्रूर और अमानवीय हिंसा की गई। ओवैसी ने कहा कि ये सभी घटनाएं ये दिखाती हैं कि जब कानून का राज कमजोर होता है और नफरत और बहुसंख्यवादी राजनीति हावी हो जाती है, तब आम और निर्दोष लोग हिंसा का शिकार बनते हैं। नेपाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। काठमांडू के मेयर और लोकप्रिय रैपर बालिन शाह ने 5 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल के साथ गठबंधन किया है, जिसने उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया है। 35 साल के बालिन शाह मई 2022 में निर्दलीय तौर पर काठमांडू के मेयर बने थे। जनजीय आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए समर्थन देने से युवाओं में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और अब वो नेपाल की सियासत में मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। बालिन शाह का मधेसी रूट और युवा छवि उन्हें नेपाल की राजनीति में अलग पहचान देती है। काठमांडू और पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खास करके युवाओं और नेपाल के बाहर रहने वाले नेपाली समुदाय में। मेयर के तौर पर बालिन शाह ने अपने मैनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का वादा किया था। उन्होंने डिजिटल गवर्नमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को लेकर कई प्रस्ताव पेश किए। उनका विजन स्पष्ट है कि वो स्थानीय प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। हालांकि कुछ सियासतदार मानते हैं कि बालिन शाह अभी राजनीति रूप से पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं। उनकी उम्र कम है
और रैपर की दुनिया से राजनीति में आने की वजह से उनके अनुभव पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जेनजी आंदोलन और युवा विरोध के समय उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई थी, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बालीन शाह अपने गठबंधन और लोकप्रियता के दम पर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनौती कैसे पेश करेंगे और नेपाल के युवा और अशांत राजनीतिक माहौल को कैसे मैनेज करेंगे। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो नेपाल की राजनीति में उनका प्रभाव बहुत बड़ा होगा और देश में नई राजनीति का रास्ता खुलेगा। नेपाल की सियासत में बालीन शाह का ये उभरता प्रभाव आने वाले समय में और भी चर्चा का विषय बनने वाला है। वहीं एक बार फिर नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया का ध्यान खींचा। किम जोंग उन की सेना ने समुद्र में लंबी दूरी को स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब देश पर कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और अमेरिका का दबाव बना हुआ है। इस मिसाइल टेस्ट के जरिए नॉर्थ कोरिया ने साफ संकेत दिया कि वो किसी भी ग्लोबल प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है। किम जोंग उन काफी पहले से ही अपनी सेना को हर हाल में तैयार रहने के आदेश दे चुके हैं। भले ही उन्होंने खुले तौर पर किसी देश का नाम न लिया हो, लेकिन संकेत पूरी तरह साफ है। नॉर्थ कोरिया का सीधा टकराव भले ही साउथ कोरिया से माना जाता हो, लेकिन असली निशाना अमेरिका है, क्योंकि वही साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सैन्य और राजनीतिक समर्थक है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी न्यूक्लियर डिटरनेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने में जुटा है। रविवार को हुए क्रूज मिसाइल टेस्ट को खुद किम जोंग उन ने देखा और इसे देश की परमाणु ताकत का अहम हिस्सा बताया। साउथ कोरिया ने भी इस मिसाइल टेस्ट की पुष्टि की है। साउथ कोरिया सेना के अनुसार राजधानी क्षेत्र के पास कई क्रूज मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक किया गया। साउथ कोरिया ने साफ किया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भले ही यूनाइटेड नेशन के नियम बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक लगाते हो, लेकिन क्रूज मिसाइल पर सीधी पाबंदी नहीं है और यही नॉर्थ कोरिया की रणनीति बनती जा रही है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, रडार से बच निकलती है और सीधे अमेरिकी वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। उन पहाड़ियों को जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम बताकर अरावली से बाहर माना जा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अरावली सिर्फ नक्शे या आंकड़ों का सवाल नहीं है, बल्कि पर्यावरण, जंगल, जल संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इसी कारण शीर्ष अदालत ने तुरंत हस्तक्षेप किया और सरकार के पुराने आदेश पर स्टे लगा दिया। ये फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से अरावली को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे थे। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरावली को लेकर कई तरह की गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बहुत सी बातें अभी स्पष्ट नहीं हैं और इन्हीं सवालों को समझने के लिए कोर्ट ने ये मामला उठाया है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अरावली हिल्स और पूरी रेंज की जांच के लिए एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है, जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। ये कमेटी अरावली की स्ट्रक्चरल और इकोलॉजिकल स्थिति की गहराई से जांच करेगी, ताकि ये तय हो सके कि पहाड़ियों को असली पहचान और सुरक्षा कैसे दी जाए। कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए उस फैसले पर भी रोक लगा दिया, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाए। अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की गई है। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भीड़ और कार्यक्रमों को देखते हुए पूरे जिले को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने जिले को 3 सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में विभाजित किया है। हर इलाके में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं, जिनमें अधिकारी, महिला पुलिस, पीएसी, क्यूआरटी और विशेष टीम में शामिल हैं। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
बढ़ती भीड़ और कार्यक्रमों को देखते हुए पूरे जिले को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि हर इलाके पर सही तरीके से नजर रखी जा सके। पुलिस ने पूरे जिले को 3 सुपर जोन, 10 जोन, 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में विभाजित किया है। हर इलाके में पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन और रात की ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। इनमें अधिकारी, महिला पुलिस, पीएससी, क्यूआरटी और विशेष टीमें शामिल हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मॉल, बाजार, पर्यटन स्थलों और मुख्य चौराहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। नए साल पर जीआईपी मॉल, गार्डन गैलेरिया, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, एडवांट, ग्रैंड वेनिस और गौर सिटी और स्पेक्ट्रम मॉल जैसे स्थानों पर भारी भीड़ जुटने की संभावना रहती है। इन जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल और सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। संदिग्ध लोगों की लगातार जांच जारी है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस लगातार पैदल मार्च कर रही है और चेकिंग अभियान चला रही है। मुख्य चौराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच जारी है। डायल 112 की पुलिस टीमें भी पूरी तरह सतर्क हैं। जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्र ने साफ कहा है कि नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने या हंगामा करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें, बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम न करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का मकसद है कि नए साल का जश्न सभी लोग सुरक्षित और शांति के साथ मना सके। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।